नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 8 के लिए सिविक्स में हम संविधान का निर्माण और हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण इस विषय पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक संविधान की बात है, हम सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हो गया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान के निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। 1946 ईस्वी में जब भारत गुलाम था और भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा का गठन भारतीय जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से हुआ और चुनाव के माध्यम से सदस्यों के निर्वाचन के बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के संविधान सभा का पहला बैठक आयोजित हुआ और इसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे के समय में हम लोग देखते हैं कि संविधान को व्यवस्थित रूप देने के लिए प्रारूप समिति यानी एस्टिमेट कमेटी का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए और इन दोनों के सहयोग से पूरे देश अपने भारत देश का संविधान बन के तैयार हुआ और इसी संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे का निर्वाचन हुआ। तो ये हमारे देश में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला जो टॉपिक हम चर्चा करते हैं वह है संविधान की। जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो संविधान की शुरुआत जो है और संविधान के उद्देश्य का मतलब इसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारे संविधान के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो लक्ष्य होने चाहिए, जिसको हम लोगों को अचीव करना है, जब भारतीय जनता को और भारत की सरकार को, उनके लिए ये लक्ष्य जो हैं वह प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। और इस प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो संविधान के उद्देश्य का मतलब क्या? इसमें भारतीय गणराज्य के भारत देश के मूलभूत बेसिक आदर्शों की चर्चा की गई है। अब क्या आदर्श हैं और क्या हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था और जिस तरीके से अंग्रेजों ने स्वेच्छाचारी तरीके से निरंकुश होकर के शासन किया, उससे हमारे देश के नेताओं को यह स्पष्ट हो गया था कि राजतंत्रीय व्यवस्था हमारे देश के अनुकूल नहीं है और सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक आधार पर शासन व्यवस्था की शुरुआत होनी चाहिए और इसी के आधार पर हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हुआ। खैर, हमारे देश के संविधान के कुछ प्रमुख लक्षणों यानी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। हमारे देश के संविधान की जो सबसे प्रमुख लक्षण है वह है संघवाद। आप जानते हैं कि भारत में एक केंद्रीय सरकार होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में भी सरकारें होती है। तो जब किसी भी देश की शासन व्यवस्था में कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है, एक स्तर केंद्र सरकार और दूसरी स्तर राज्य सरकार, तो ऐसी व्यवस्था को जो है हम लोग
संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए और संघ सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दोनों के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो, इसीलिए संविधान के द्वारा सभी के कार्यों की अलग अलग व्याख्या की गई है और इसके लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया। ध्यान दीजिएगा कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्यों के विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में जैसे हम चर्चा कर सकते हैं बैंकिंग, बीमा, भारत की सुरक्षा, भारत की दूरसंचार व्यवस्था, भारत की विदेश नीति इत्यादि प्रमुख विषय आते हैं। राज्य सूची में जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं और इस पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में अलग अलग तरीके से कानून बनाती है। इन दोनों के अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जो कि क्षेत्रीय महत्व के भी हैं और केंद्रीय महत्व के भी। इसके लिए व्यवस्था की गई है समवर्ती सूची का, यानी कि समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में किसी प्रकार का मतभेद होता है, विवाद होता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख विशेषता हमारे संविधान की बताई गई है वह है कि भारत का संविधान, जो भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली का। तो संसदीय प्रणाली का एक सामान्य सा मतलब क्या निकलता है कि शासन का संचालन संसद के माध्यम से होता है और इस व्यवस्था में केंद्र में एक प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्रिपरिषद होते हैं। इसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होता है। तो केंद्र में जिस प्रकार से संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होता है। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो संसदीय प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद पूरे तरीके से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। कानून बनाने का काम केंद्र, संसदीय शासन व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय स्तर पे संसद के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यों में विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम लोग संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसदीय व्यवस्था में संसद के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। आप सभी लोग जानते हैं अपने देश में लोकसभा का और राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है। यह चुनाव जो है संसदीय प्रणाली का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताओं पर चर्चा करें। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमारे देश के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक, समानता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिसके अभाव में व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसकी एक विशेषता क्या है कि अगर सरकार या कोई अन्य व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका उन अधिकारों को फिर से लागू करवा सकती है। इसी कारण से कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो न्याय होते हैं। न्याय मतलब क्या? न्याय के योग्य होते हैं। इसी तरीके से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मौलिक कर्तव्य किसके हैं? भारत के नागरिकों के। देश के स्वाभिमान, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के नागरिकों के लिए 10 मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान में
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। इसी प्रकार से एक अगली विशेषता है भारत के संविधान की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का एक सामान्य सा लक्ष्य बताया जाए तो कहा जाता है लोक कल्याण करना, यानी कि समाज के लोगों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी न्याय उपलब्ध कराना। ये कार्य किसका है? ये कार्य सरकार का है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो कि सरकार के कर्तव्यों की घोषणा करते हैं कि सरकार को क्या करना है। तो सरकार की ड्यूटीज क्या है जनता के प्रति, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा होता है। वह यानी कि सरकार अपने शासन के दौरान जनता के लिए वो सभी चीज़ें उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी जो कि जनता के लिए अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से भारत के संविधान की या अगली जो विशेषता है वह न्यायालय की स्वतंत्रता। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, और विधायिका यानी कि संसद, दोनों के नियंत्रण से मुक्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था लागू है और इस संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद की संभावना बनी रहती है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए भारत में न्यायपालिका का गठन किया गया है। चूँकि उसे केंद्र और राज्य के बीच विवाद को दूर करना है, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, संविधान की व्याख्या करनी है, इसलिए न्यायपालिका को सरकार यानी कि कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। एक अगला विशेषता है अपने संविधान की, धर्मनिरपेक्षता। यानी कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विशेषता है जिसमें किसी देश का या किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। वह सभी धर्मों को एक समान मानता है और इस प्रकार की व्यवस्था में रहने वाले नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा कि पंथ निरपेक्ष राज्य में या धर्म निरपेक्ष राज्य में जनता अपने स्वेच्छा से किसी धर्म का पालन कर सकती है, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। वह सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देती है। ये सारी विशेषताएं जो है हमारे संविधान की है। शेष आगे का टॉपिक